हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर ग्रेट। सो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्ग संघर्ष क्या है। ये एक्चुअल में जो वर्ग संघर्ष होता है जिसको हम बोलते हैं क्लास स्ट्रगल, ये एक्चुअल में क्या है, ये कैसे उत्पन्न होता है और इसके क्या कारक होते हैं, ये सब दोस्तों हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह से आ सकता है, वर्ग संघर्ष क्या है, उसके उद्देश्यों की चर्चा करते हुए वर्ग संघर्ष सिद्धांत संबंधी आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। तो वर्ग संघर्ष, मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की अनिवार्य माना है। उनके अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था में ये संघर्ष और भी स्पष्ट होकर सामने आता है। जब पूंजीवादी व्यवस्था समाज में लागू होती है, जब समाज में पैदा होती है, तो वर्ग संघर्ष को आप बहुत ही आराम से देख सकते हैं, किस तरह से अमीर हैं और किस तरह से गरीब है। तो एक तरह से क्या है, एक वर्ग अमीर है और एक वर्ग गरीब है, और वो क्या करता है, वो अपने हितों के लिए, अपने राइट्स के लिए फाइट करता है। इसी को दोस्तों हम बोलते हैं वर्ग संघर्ष। मार्क्स ने लिखा है, अभी तक के सभी स्थापित समाजों का इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास रहा है। यानी ऐसा कोई भी समाज अछूता नहीं है जिसमें वर्ग संघर्ष ना रहा हो। दासों का स्वतंत्र व्यक्तियों से, साधारण जनता का कुलीनों से, कृषि श्रमिकों का भूमतियों से, वेतन भोगियों का श्रेणीपतियों से, इन सब से आपने संघर्ष देखा होगा। दास क्या करते हैं, स्वतंत्र व्यक्तियों से संघर्ष करते हैं। साधारण जनता कुलीन वर्गों से उनका संघर्ष होता है। कृषि श्रमिक जो मजदूर हैं उनका भूमिपतियों से संघर्ष होता है। और वेतन भोगियों से, यानी जो वेतन लेते हैं, उनका श्रेणीपतियों से संघर्ष आपने देखा ही होगा। एक शब्द में पीड़ितों का पीड़ितों से विरोध और अनवरत संघर्ष चलता रहता है। कभी ये प्रकट रूप में और कभी अप्रकट रूप में चला है। इससे स्पष्ट होता है कि इतिहास में पाए जाने वाले विभिन्न वर्ग अपने स्वार्थों की पूर्ति और हितों के संरक्षण के लिए दूसरे वर्गों से संघर्ष करते आए हैं। यानी जो दबा एक वर्ग जिसके राइट्स नहीं मिल रहे हैं, वो अपनी राइट्स की पूर्ति के लिए, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरे वर्ग से एक तरह से संघर्ष करने लगता है। इसी को दोस्तों वर्ग संघर्ष बोलते हैं। संघर्षों का ये स्वरूप किसी भी प्रकार का हो सकता है। मार्क्स इस संघर्ष को वर्ग संघर्ष का नाम दिया है। मार्क्स के अनुसार वर्ग संघर्ष का कार्य सिर्फ चेतना का विकास होना है। जब उनमें इस प्रकार की जानकारी हो जाती है कि हमारा शोषण हो रहा है और इस शोषण से बचने के लिए उन्हें संघर्ष के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं दिखाई देता। पूंजी व्यवस्था ने शोषण और शोषित के बीच की दूरी बढ़ा दिया है, जिसके फलस्वरूप समाज दो वर्गों में विभाजित हो गया है। एक पूंजीवाद, एक होते हैं पूंजीवती और एक होता है मजदूर। तो इस तरह से दोस्तों आप आसानी से दो वर्गों को देख सकते हैं। और आप ये भी देख सकते हैं कैसा जो मजदूर वर्ग है वो अपने हितों के लिए, अपने राइट्स के लिए, अपनी आवश्यकताओं के लिए, मूलभूत आवश्यकताओं के लिए, फंडामेंटल्स रिक्वायरमेंट्स के लिए पूंजीवादों से अपना संघर्ष स्थापित करता है। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप हज़ारों मजदूर, यानी जब इंडस्ट्रियलाइजेशन एज आई, जब बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगा, उसको दोस्तों बोलते हैं औद्योगिक क्रांति। उद्योगों का बहुत ज़्यादा स्थापना हुई, उद्योगों की फैक्ट्रियों की, तो जब और बहुत ही ज़्यादा लार्ज लेवल पर, तो इसको दोस्तों हम बोलते हैं औद्योगिक क्रांति। जैसे आपकी हरित क्रांति होती है और वाइट रेवोल्यूशन जिसको हम दुग्ध क्रांति बोलते हैं, ऐसी औद्योगिक क्रांति है। औद्योगिक क्रांति यानी उद्योगों का स्थापन करना, उनकी स्थापना करना, इंडस्ट्रीज़ को लगाना, फैक्ट्रीज़ को लगाना, इसको हम बोलते हैं औद्योगिक क्रांति। तो औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप हज़ारों मजदूर एक स्थान पर एकत्रित होते हैं और साथ साथ कार्य करते हैं। यानी जब औद्योगिक क्रांति होती है तो फैक्ट्रियाज़ होती हैं। अब फैक्ट्रियाज़ में वर्क करने के लिए, फैक्ट्रीज़ में वर्क करने के लिए आपको मज़दूर चाहिए। तो बहुत सारे मज़दूर जो आपके ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पर रोज़गार नहीं है, वो ऐसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ पे उद्योग है, धंधे हैं, फैक्ट्रीज़ है, वहाँ पे उनको रोज़गार मिल जाता है। तो बहुत सारे लोग एक जगह पर आ जाते हैं और साथ साथ मिलकर कार्य करते हैं, और वे अब एक दूसरे के दुख दर्द और मुसीबतों में भी सम्मिलित होते हैं, जिससे उनमें वर्ग चेतना विकसित होती है। यानी वो अपने आप को एक वर्ग का समझने लगते हैं, हम तो भैया काम करने वाले वर्ग हैं। और इस वर्ग चेतना के परिणाम स्वरूप वर्ग संघर्ष अनिवार्य हो जाता है। आधुनिक वर्ग संघर्ष यानी जो मॉडर्न क्लास स्ट्रगल है उसको हम डिस्कस करेंगे। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप पूंजीवाद
मॉडर्न कैपिटलिज्म का उदय हुआ। यानी जब आपकी औद्योगिक क्रांति आई तो औद्योगिक से क्या हुआ, जिन्होंने दोस्तों अपने उद्योग लगाए, जो उन्होंने फैक्ट्रीज लगाई, वो लोग क्या बहुत ज़्यादा अमीर होते गए। तो वो क्या बन गए, अब जिनके पास ज़्यादा पैसा आ जाता है हम जानते हैं वो पूंजीपति बन जाते हैं। तो उन लोग पूंजीपति हो गए, और जब पूंजीपति आ गए तो दोस्तों यहाँ पर आ गया आपका पूंजीवाद, जिसको हम बोलते हैं कैपिटलिज्म। ठीक है, तो एक तरह से पूंजीवाद का उदय हुआ, पूंजीपतियों के आने से कैपिटलिज्म का उदय हुआ। और इसका मेन रीज़न क्या था, औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति की वजह से आपकी पूंजीपति आए, और पूंजीपति से दोस्तों आपका पूंजीवाद आया। पूंजीवादी व्यवस्था में उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है, यानी बहुत जितनी आपको आवश्यकता नहीं होती है। और पूंजीवादी व्यवस्था में एक दोस्तों खराबी ये है कि आपको जानबूझकर कस्टमर बनाया जाता है। आपको दोस्तों ज़रूरत नहीं होती है, मगर आपको ज़रूरत फील कराई जाती है कि आपको ज़रूरत है। आपको प्रोटीन पाउडर की ज़रूरत नहीं है, मगर ज़बरदस्ती आपको रिकमेंड कराया जाता है कि आप प्रोटीन लीजिए, आपको एक्स्ट्रा प्रोटीन की ज़रूरत होती है, आप ये इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स लिए। और भी बहुत सारी चीज़ें, आपको इस ब्रांड की ज़रूरत है, आप ये ब्रांड पहनिए। तो आपकी भले आपको ज़रूरत नहीं है, आप उसके बिना भी रह सकते हो, मगर आपको ज़बरदस्ती उसकी ज़रूरत फील कराई जाती है कि आपको लेना चाहिए। अब इसी मारे जब तो इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है, इतना कि आपको ज़रूरत नहीं है, तो इतना ज़्यादा उत्पादन हो जाता है। अब जाहिर सी बात है, अब उसको जो उत्पादन करा है उसको आपको कहीं ना कहीं यूज़ कर रहा है। ठीक है, तो क्या करता है, आपको जनता को उसकी नीड दोस्तों फील कराई जाती है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा खिलाया जाता है। ठीक, इस उत्पादन का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक लाभ कमाना होता है। अब देखिए, जितना ज़्यादा ये उत्पादन करेंगे उतना ज़्यादा ये सामान बेचेंगे, और जितना ज़्यादा ये सामान बेचेंगे दोस्तों उतना ज़्यादा ये पैसा कमाएंगे। ठीक है, तो इस मारे दोस्तों ये अपना उत्पादन जो है वो अत्यधिक बढ़ा देते हैं दोस्तों। पूंजीपति श्रमिकों का शोषण करने लगते हैं। इस व्यवस्था में एक अधिकार मोनोपोली हो जाती है, यानी एक कुछ वर्ग का अधिकार हो जाता है। इस अधिकार की प्रवृत्ति के कारण पूंजीपतियों के बीच सर्वोच्च प्रतिस्पर्धा होती है, यानी इसमें जो प्रतिस्पर्धा, जो कंपटीशन होता है कंपनी से कंपनीज में, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इस सर्वोच्च प्रतिस्पर्धा के फलस्वरूप छोटे छोटे पूंजीपति समाप्त होने लगते हैं, यानी जो छोटे लेवल पे जो कुटीर उद्योग वाले होते हैं, जिनका स्मॉल बिजनेस होता है, वो दोस्तों नष्ट हो जाते हैं। फैक्ट्रियों में अधिक संख्या में मजदूरों के कार्यरत होने से परिणाम स्वरूप उनमें वर्ग चेतना उत्पन्न हो जाती है, और समाज दो वर्गों में विभाजित हो जाता है। मार्क ने लिखा है कि संपूर्ण समाज अधिक दो महान विरोधी समूहों में विभाजित हो रहा है, एक दूसरे का प्रतिरोध करते हुए। बुर्जुआ और सर्वहारा दो महान वर्गों में जब पूंजीवाद अपने सर्वोच्च शिखर पर पहुंच जाता है तो इसमें अनेक आंतरिक असंगतियां उत्पन्न होती हैं। आंतरिक असंगतियों यानी एक तरह से कॉन्ट्रडिक्शंस, इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस क्रिएट होते हैं, के फलस्वरूप पूंजीपति मजदूरों की उपेक्षा करके अधिक से अधिक धन कमाने में जुट जाते हैं। यानी उनका फ़ायदा वो नहीं देखते, जो पूंजीपति होते हैं वो फ़ायदा नहीं देखते, उनको अब 20-20 घंटे काम पर लगाते हैं और उनको सैलरी भी कम देते हैं, और जितना भी दोस्तों जो मुनाफा होता है वो पूंजीपति खुद रखते हैं। तो एक तरह से उनके राइट्स का, उनकी मूलभूत आवश्यकताओं का, उन सब का दोस्तों इन लोग उपेक्षा करने लगते हैं। इसका फल ये होता है कि पूंजीपतियों द्वारा किए गए कुकृत्य उन्हीं की कब्र खोदते हैं, जिससे संघर्ष और क्रांति को प्रोत्साहन मिलता है। अब ऐसा क्या है, जो श्रमिक वर्ग है दोस्तों अब कब तक सहेंगे, कितना ज़्यादा उसको सरप्रेस करेंगे, और जितना सरप्रेस करते करते दोस्तों दबाते दबाते एक ऐसा वक्त आएगा जो ये क्या होंगे, ये सर उठाना शुरू कर देंगे, और तब दोस्तों पूंजीवाद का अंत होता है। तो इसी मारे मार्क्स कहते हैं कि पूंजीवाद भी एक दिन ख़त्म हो जाएगा। मार्क्स ने लिखा है कि इसीलिए बुर्जुआ अपनी कब्र खोदने वालों की ही अधिक उत्पत्ति होती है, इसका पतन और सर्वहारा की विजय अपरिहार्य है। जब पूंजीपति और सर्वहारा वर्ग के बीच संघर्ष होगा, सर्वहारा वर्ग यानी जो मजदूर वर्ग है होगा, तो इस संघर्ष में सर्वहारा वर्ग की विजय सुनिश्चित होगी। जब पूंजीपति मजदूरों के खून चूसने में व्यस्त हो जाते हैं तो मजदूर वर्ग को विवश होकर क्रांति और संघर्ष का सहारा लेना पड़ता है। मार्क्स ने लिखा है कि अगर पूंजीपतियों के हाथ में सत्ता को छीनना है तो
से छीनना है तो इसके लिए मजदूर वर्ग को सशस्त्र खूनी क्रांति करना अनिवार्य है। उसने इतिहासों का हवाला देते हुए लिखा है कि कभी भी किसी शासक वर्ग ने बिना संघर्ष किए सत्ता नहीं छोड़ी। इसलिए मार्क्स का आह्वान है कि मजदूर वर्ग एक हो, संघर्ष करो और सत्ता छीनो। इसी में तुम्हारी और तुम्हारे समाज की भलाई निहित है। वह खुले आम क्रांति की घोषणा करते हुए लिखता है, वे खुले रूप से घोषणा करते हैं कि उनके लक्ष्य की प्राप्ति केवल वर्तमान समस्त सामाजिक दशाओं के शक्तिपूर्ण विनाश के द्वारा ही हो सकती है। सर्वहारा अपनी दास्ता की जंजीरों के अतिरिक्त कुछ नहीं खाएंगे। उनके जीतने के लिए संसार पड़ा है। वर्ग संघर्ष और सामाजिक प्रगति। अब वर्ग संघर्ष कैसे होता है और उसके द्वारा सामाजिक की यानी समाज की प्रगति कैसे होती है, डेवलपमेंट कैसी होगी, वो हम देखेंगे। मार्क्स का विचार है कि अगर समाज में वर्ग संघर्ष नहीं होगा तो समाज की प्रगति नहीं होगी। मार्क्स के अनुसार समाज एक परिवर्तन व्यवस्था है, यानी समाज एक ऐसी चीज़ है जो निरंतर परिवर्तन करता रहता है, अपने आप को कंटिन्यूसली चेंज करता रहता है। तो यहाँ पर मार्क्स का मानना है, और ऐसा देखा भी गया। आप देखे होंगे जो ऐसा समाज है वैसा हमारा समाज पहले नहीं रहा था, और जैसा समाज अभी है आने वाले वक्त में वो ऐसा समाज नहीं होगा। तो समाज एक ऐसी चीज़ है जो निरंतर चेंज करती रहती है, तभी तो समाज कहलाता है। इस व्यवस्था में वर्गों का होना अनिवार्य है। सामाजिक परिवर्तन के साथ ही साथ वर्ग बनते हैं और बिगड़ते रहते हैं। द्वंद्वात्मक सिद्धांत के द्वारा वर्ग उत्पन्न हो जाते हैं और उनके संघर्ष के कारण उनका विकास होता रहता है। जब समाज में एक मुख्य वर्ग उत्पन्न हो जाता है तो सारी सत्ता केंद्रित हो जाती है। सत्ता और शक्ति के केंद्रीकरण के परिणाम स्वरूप ये वर्ग निरंतर ऐसे काम करता है जिससे इसकी प्रगति होती है और दूसरे वर्ग के प्रगति के मार्ग में बाधाएं उत्पन्न होती हैं। सत्ता निहित वर्ग समाज में विद्यमान दूसरे वर्ग का हित नहीं करता सकता है। जब समाज में अन्य वर्ग उपेक्षित हो जाते हैं तो उनमें चेतना हो जाती है। ये उपेक्षित वर्ग भी शक्तिशाली होने के लगते हैं। धीरे धीरे इनमें भी शक्ति का केंद्रीकरण होने लगता है। शक्ति के रूप में शक्ति के इस केंद्रीकरण के परिणाम स्वरूप ये उपेक्षित वर्ग मौका पाकर शक्तिशाली वर्ग को परास्त कर देती है। शक्तिशाली वर्ग के पराजय के बाद समाज में नई व्यवस्था विकसित होती है। इस प्रकार वर्ग संघर्ष समाज को प्रगति की ओर ले जाता है। वर्ग संघर्ष का उद्देश्य। अब दोस्तों वर्ग संघर्ष का उद्देश्य क्या होता है? अब जाहिर सी बात है जो उपेक्षित वर्ग है वो अपने राइट्स को पाने के लिए वर्ग संघर्ष करेगा। मार्क्स द्वारा प्रतिपादित वर्ग के सिद्धांत के उद्देश्य के दो भागों में विभाजित करा गया है। यानी वर्ग संघर्ष के उनके दो उद्देश्य होते हैं, दो मोटिव होते हैं। पहला राजविहीन समाज का निर्णय, यानी एक ऐसा समाज हो जिसमें कोई राजा ना हो। दूसरा वर्गहीन समाज की स्थापना, यहाँ पर वर्ग ना हो, यानी ऊंचे नीचा तबका ना हो, सब समान हो। तो ये दो उद्देश्य होते हैं वर्ग संघर्ष के। मार्क्स के अनुसार राज्य किसी विशिष्ट वर्ग पर आधारित होता है, इसलिए ये विशिष्ट वर्ग के कल्याण के लिए ही कार्य करता है। उदाहरण के लिए पूंजीवाद व्यवस्था में राज्य पूंजीपतियों के हाथ में खिलौना होता है और वह जिन कार्यों का संपादन करते हैं उनमें पूंजीपतियों को ही लाभ होता है। समाज में वर्ग के अभाव में राज्य की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। समाज की संपूर्ण सत्ता सभी व्यक्तियों के हाथों में रहेगी। इस तरह सभी व्यक्तियों को लाभ होगा। यानी जो वर्ग संघर्ष है दोस्तों, एक कारण इसका ये होता है कि एक वर्ग के हाथों में सत्ता होना। यानी मान लीजिए अगर कोई एक वर्ग है, ठीक है, आप इसको जाति के हिसाब से लिखते हैं, एक जाति के हिसाब से उसके हाथ में शासन है, वो उसके पास सारी पॉलिटिकल पावर है, तो ज़्यादा चांसेस है दोस्तों, ऐसा देखा भी जाता है कि वो नेता उस अपने ही वर्ग के, अपने ही कास्ट के लोगों के लिए काम करता है। इससे क्या होता है, एक कास्ट दोस्तों ग्रो करती जाती है और जो दूसरी कास्ट होती हैं उनको उनके राइट्स को उपेक्षित करा जाता है, उनको राइट्स नहीं मिलते। तो एक तरह से अगर समाज में वर्ग नहीं होंगे तो जो नेता होगा वो सब लोगों के लिए कार्य करेगा। मार्क्स के अनुसार वर्ग और राज्य व्यक्ति की प्रगति में सबसे बड़ी बाधा है। किसी भी समाज में जब तक राज्य और वर्गों का अस्तित्व रहेगा वह समाज कभी भी प्रगति नहीं कर सकेगा और वहाँ रहने वाली जनता को कभी भी न्याय और संरक्षण नहीं मिलेगा। इसलिए उसने सामाजिक न्याय और समानता की दृष्टि से वर्ग संघर्ष के सिद्धांत का प्रतिपादन
किया है, यानी वर्ग संघर्ष को बढ़ावा दिया है। मार्क्स के अनुसार जब किसी भी समाज में एक वर्ग पैदा होता है तो उसी समाज में उस वर्ग का प्रतिद्वंदी दूसरा वर्ग पैदा हो जाता है। यानी अगर एक वर्ग पैदा हुआ तो उसका इनडायरेक्टली दूसरा वर्ग ही पैदा हो गया। इन दोनों वर्गों में स्वार्थ भेद होता है और इस स्वार्थ भेद के परिणाम स्वरूप संघर्ष अनिवार्य हो जाता है, लेकिन ये संघर्ष अधिक दिनों तक स्थायी नहीं रहता। कालांतर में इन दोनों वर्गों में समन्वय स्थापित हो जाता है। मार्क्स के अनुसार ये समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन कुछ समय बाद खुद में एक वर्ग का रूप धारण कर लेता है और फिर प्रतिद्वंदी वर्ग को जन्म देकर संघर्ष की प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है। इस प्रकार मार्क्स के अनुसार वाद, प्रतिवाद और संवाद के द्वारा समाज में निरंतर वर्ग बनते रहते हैं और उनमें निरंतर संघर्ष होता रहता है। इसलिए मार्क्स ने वर्गहीन समाज की स्थापना की कल्पना की है। वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की आलोचना। अब इसको दोस्तों इसका क्रिटिसिज्म क्या है वो हम देखेंगे। मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की निम्नलिखित आधारों पर कटु आलोचना की गई है। पूंजीवाद के विकास के माध्यम वर्ग की संख्या में वृद्धि हुई है, जबकि मार्क्स ने अपने इस सिद्धांत में कहा है कि पूंजीवादी व्यवस्था में पूंजी के केंद्रीकरण के कारण निम्न मध्यम वर्ग का अंत होता जाएगा और श्रमिक की संख्या बढ़ती जाएगी। उसकी इस धारणा की आलोचना की जाती है क्योंकि ये सही उत्तर नहीं है। वास्तविकता ये है कि पूंजीवाद के विकास के साथ मध्यम वर्ग की संख्या में वृद्धि हुई है। मानव जाति का विकास सर्वश्रेष्ठ गुणों के कारण होता है, जबकि मार्क्स ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए समय मनुष्य के अन्य गुणों सहयोग, सामंजस्य, त्याग और सहानुभूति आदि की उपेक्षा की है। उसने वर्ग संघर्ष को विकास का कारण माना है, जबकि मानव जाति का विकास उनके सर्वश्रेष्ठ गुणों का कारण हुआ है। मध्यम और छोटे पूंजीपति वर्ग का अंत हुआ है, जबकि मार्क्स ने भविष्यवाणी की है कि पूंजीवादी व्यवस्था की जो उत्पादन विधि है उससे पूंजी कुछ थोड़े व्यक्तियों के हाथों में केंद्रित हो जाएगी और अंततः अंतर्राष्ट्रीय ट्रस्ट और कार्टेल बन जाएंगे। वर्तमान स्थिति इससे भिन्न है। बड़े पूंजीपतियों के साथ साथ छोटे पूंजीपति और मध्यम वर्ग के लोग भी हैं जिनके हाथों में पूंजी का कोई ना कोई अंश पड़ा है। वर्ग संघर्ष के सिद्धांत को घृणित, हानिकारक और विनाशकारी बताकर भी उसकी कटु आलोचना की जाती है। एक कारण मार्क्स ने सभी कालों में समाज को केवल दो वर्गों में बांटा है, जबकि समाजशास्त्रीय दृष्टि से ये पूर्णतः गलत है। खुद पूंजीवादी व्यवस्था में भी केवल दो ही वर्ग नहीं होते। ये सिद्धांत प्रभावशाली मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग की पूर्णतः उपेक्षा करता है, यानी बहुत सारे वर्ग होते हैं। इस सिद्धांत में कहा गया है कि पूंजीवाद के विकास के साथ श्रमिकों की स्थिति दिन प्रतिदिन हीन होती जाएगी, लेकिन वास्तविकता इससे विपरीत है। लोक कल्याणकारी सिद्धांत के कारण उनकी स्थिति में दिन प्रतिदिन तेजी से सुधार होता जा रहा है। मार्क्स ने संघर्ष केवल शोषक और शोषित वर्गों के बीच ही देखा है, जबकि स्वतः शोषक या शासक वर्ग के भीतर भी प्रत्येक काल में संघर्ष रहा है। उसकी ये धारणा भी गलत है कि समस्त संघर्षों का स्रोत वर्ग संघर्ष ही है। चाहे जो भी व्यवस्था हो, व्यक्ति और समाज के हितों के बीच संघर्ष का अंत ही नहीं होगा। वह श्रमिकों के बीच स्वाभाविक एकता की बात करता है, जबकि अभी तक वह वास्तविकता के रूप में सामने नहीं आ पाई है। पूंजीवादी वर्ग पर अंततः श्रमिक वर्ग की विजय होगी और सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व की स्थापना होगी। इस धारणा की भी इस आधार पर आलोचना की जाती है कि ये वैज्ञानिक नहीं है। ये निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि पूंजीवादी के अंत के बाद समाजवाद की ही स्थापना होगी। हो सकता है कि किसी भी ऐसी व्यवस्था का जन्म हो जिसमें ना तो पूंजीपति हो ना श्रमिक वर्ग हो। तो ये था दोस्तों यहाँ पर पूंजीवाद के बारे में, यहाँ ठीक, और उसके क्या लाभ हैं, उसके क्या कारण हैं, क्या और उसकी कैसे कैसे लोगों ने आलोचना करी है। ठीक, तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।